ठीक है, ये तुम्हारे असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है और इसको इस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि असाइनमेंट सॉल्व करना थोड़ा हेल्पफुल होगा। एनीवे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास एक बिल्कुल इस तरह का हेमिस्फेरिकल बाउल है और हेमिस्फेरिकल बाउल के इनर सरफेस पे इस तरह से एक स्फेयर, सॉलिड स्फेयर को रख करके रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, अभी ये सॉलिड स्फेयर ऐसे नीचे रोल करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये स्फेयर लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है, जब ये स्फेयर लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा यानी कि यहाँ पर, ठीक है, जब ये स्फेयर लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन तो किए हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी गई है तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मत बताओ, ये बताओ कि जब ये स्फेयर रोल करके प्योर रोलिंग करते हुए लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचती है तो उस टाइम में स्फेयर के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लोएस्ट पोजीशन में स्फेयर के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स पूछा गया है, तो जब ये स्फेयर लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो लोएस्ट पोजीशन पर ही हम स्फेयर के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्फेयर के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, ये इसको हम साइड में ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, साइड में ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा अनक्लियर है तो इसको साइड में थोड़ा लार्ज। ठीक है, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन में मान लो ये स्फेयर इस तरह से आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। लोएस्ट पोजीशन में स्फेयर के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे, लोएस्ट पोजीशन में स्फेयर के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे स्फेयर के ऊपर कुछ इस तरह से, स्फेयर के ऊपर बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट mg एक्ट करेगा और साथ ही साथ स्फेयर के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और जो दूसरा वीडियो मैंने सेंड किया उसको देखा है तो इस टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास तुम अभी देखने जा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, यही दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ मास का मोशन देखना चाहिए। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल पार्टिकल की तरह ट्रीट करके सेंटर ऑफ मास का मोशन देखेंगे और सेंटर ऑफ मास का मोशन पता चल गया, फिर हम बॉडी के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो पार्टिकल है वो ट्रांसलेट ही करेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है ना वो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये बॉडी ऐसे, ठीक है, रोल करके नीचे आ रही है। ठीक है, बॉडी रोल करते हुए ऐसे, ठीक है, नीचे आ रही है। यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी इधर और एंगुलर वेलोसिटी कुछ इधर आएगी। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना उसका मोशन अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास जो है इस लार्जर, ठीक है, हेमिस्फेयर के सेंटर के अराउंड सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा ऑफ रेडियस r-r। चेक करो, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है बिल्कुल सर्कुलर मोशन है। तो सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर मोशन के लिए हमें सोचना है कि जब ये सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास के पास कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके पास एक सेंटर की तरफ और टैंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन होता है। तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, टैंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, वही कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन ये है
सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और लाइकवाइज टेंजेंट की तरफ भी एक एक्सेलेरेशन आ सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। लेकिन इस केस में तुम देख सकते हो कि जब ये राइट साइड वाले क्वार्टर में होगा उस टाइम में इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड इंक्रीज करेगी, तो एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा डाउन दी सरफेस। और जब ये नेक्स्ट अपर मतलब लेफ्ट क्वार्टर में जब ये बॉडी रोल करके ऊपर जा रही होगी तो इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड डिक्रीज कर रही होगी, तो एक्सेलेरेशन कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऑपोजिट टू वेलोसिटी होगी। तो जब ये रोल करते हुए नीचे आएगा ना तो तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बिल्कुल इस लोएस्ट पोजीशन पर इसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ना बढ़ने की टेंडेंसी है ना डिक्रीज होने की टेंडेंसी। सिर्फ उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ जब ये स्फेयर लोएस्ट पोजीशन पर आया होगा। तो ठीक है, इसका मतलब है कि स्फेयर के पास लोएस्ट पोजीशन में, स्फेयर के सेंटर के पास लोएस्ट पोजीशन में जीरो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, मतलब इस टाइम में कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है। ठीक है, तो स्फेयर के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होती है वो कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम लिखेंगे, वो होती है v² आर की इक्वल। लेकिन यहाँ पे आर का मतलब है सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो r-r है। ठीक है, तो तुम सोचोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर लोएस्ट पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता चल जाए। एक्सेलरेशन हम सेंटर ऑफ मास की तभी निकाल सकते हैं जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो इस तरह के केसेस में कई बार निकाल चुके हैं ना। वेलोसिटी पूछी गई है, पोजीशन बताई गई है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी प्योर रोलिंग बता दी गई है। जैसे रिलीज करते हैं इसमें बोला गया कि ह्यूज फ्रिक्शन है। ठीक है, बॉडी बिल्कुल प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके क्या लिखेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके क्या लिखेंगे? ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, ये फाइनल पोजीशन मान लेते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके लिखेंगे कि मतलब स्फेयर ने जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ की है, ठीक है, स्फेयर ने जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ की है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करें। स्फेयर ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ की है उसके लिए हमें इसके सेंटर का फॉल देखना पड़े। सेंटर ऑफ मास r-r से फॉल किया है तो हम बोलेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो mg(r-r) की इक्वल होगी, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग स्फेयर। और रोलिंग स्फेयर के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो पहले सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे ½ mv² प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन के लिए लिखेंगे, क्योंकि कई बार तुम ऐसा काम कर चुके हो। तो सेंटर ऑफ मास के रोटेशन के लिए ½I⍵² होगा, लेकिन I की वैल्यू 2/5 mr² पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू v प्योर रोलिंग के लिए v/r रखेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है ना ½ I, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 है, तो ये वैल्यू आती है 2/5 टाइम्स ½ mv²। मतलब जितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका 2/5 टाइम्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, ये क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हो तो उसको मैं डिटेल में ½ I⍵² फिर I और ओमेगा की वैल्यू पुट करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दिया हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। राइट साइड में 7/10 आएगा, तुम देख सकते हो कि m कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी राइट साइड में 7/10 है, या तुम चाहो तो एक स्टेप और मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पर। ये g(r-r) और इधर वैल्यू आएगी 7/10 v²। तो हमें पता चलेगा कि v² की जो वैल्यू है वो आ रही है 10/7 g(r-r). तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो तुम देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जो है वो v²/r के इक्वल है। तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, ठीक है, वो कितनी आ रही है v²/r में -r करेंगे तो ये और कुछ नहीं 10g/7। अब क्या पता,
अब क्या बचा है, जैसे ही तुम्हें पता चला कि लोएस्ट पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में है और 10/7 g के इक्वल है। तुम देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है ना यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पर, ये g से भी ज़्यादा है, ठीक है, 10g/7 के इक्वल है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पता चल गई। तो अब क्या बचा है, अब इस लोएस्ट पोजीशन में हम अपने स्फेयर के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इस स्फेयर के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स, ठीक है, मास टाइम सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो जैसे ही लोएस्ट पोजीशन पर ये स्फेयर रोल करके आया है, तो जो सेंटर ऑफ मास है स्फेयर का, उसके पास एक्सेलरेशन है और बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके यही लिखेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो वैल्यू कितनी हुई, n-mg, ये कितनी होगी, m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया है। तो सब्सटीट्यूट करके नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू mg प्लस m टाइम्स सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और ये वैल्यू आ रही है 10/7 टाइम्स mg। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की टोटल वैल्यू आएगी 17/7 mg। ये तुम्हारा आंसर होगा।